उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगाई प्रयागराज में डुबकी। महाकुंभ को बताया आस्था का महासंगम। कहा, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे कार्यकाल में ये महाकुंभ आया है। प्रयागराज पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ज्ञान महाकुंभ कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कार्यक्रम को संबोधित भी किया। उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जताई संतुष्टि। कहा, पिछले राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में हम काफी पीछे थे, लेकिन इस बार हमारे खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। हल्द्वानी में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों का 14 फरवरी को होगा समापन। समापन कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल। उत्तराखंड में होने वाली 4 धाम यात्रा को लेकर प्रशासन ने तेज की अपनी तैयारियां। यात्रियों के लिए 24 घंटे खोले जाएंगे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर। चार धाम यात्रा को लेकर यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने में लगा विभाग। 4 चरणों में शुरू किया जाएगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। उत्तराखंड में महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर सजग उत्तराखंड सरकार। एनएचएम की तरफ से गर्भवती महिलाओं के लिए 10 फरवरी तक चलाया जा रहा पल्स एनीमिया अभियान। अंतर्राज्यीय छात्र जीवन दर्शन कार्यक्रम पर पूर्वोत्तर के छात्रों का मसूरी में जोरदार स्वागत। पहाड़ी टोपी और फूल मालाएं पहनाकर स्थानीय छात्रों ने किया स्वागत। बागेश्वर के कौसानी चाय बागान बोर्ड के जमीनों को वापस लेने से परेशान काश्तकार। रोजगार छीनने के कारण पलायन को मजबूर। उत्तराखंड में लगातार नशा तस्करों पर लगातार कसी जा रही है नकेल। बागेश्वर में पुलिस और एसओजी की टीम ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत उत्तराखंड की बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको जानकारी दे दें कि यूपी के प्रयागराज में समानता के साथ समरसता कार्यक्रम आयोजित हुआ है और इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पंचायती निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी और परमार्थ निकेतन के प्रमुख चिदानंद सरस्वती समेत कई प्रमुख साधु संत शामिल हुए हैं। इस दौरान उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के यूसीसी लागू करने की सबने जमकर तारीफ की है और इस दौरान उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। समान नागरिक संहिता सभी के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करेगी। समान नागरिक संहिता में ऐसे प्रावधान किया गया है कि अब कोई भी अपनी पहचान नहीं छुपा पाएगा। अब आफ्ताब जैसा कोई व्यक्ति श्रद्धा जैसी बेटी के साथ क्रूरता नहीं कर पाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत के सभी राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू होगी। और एक पूज्य संतगणों के मुख से जो आशीर्वाद स्वरूप वचन निकल रहे थे और जो अंत में पूज्य कैलाशानंद जी ने उसका संयोजन किया, सच में आनंद नहीं परमानंद की प्राप्ति होगी। और ये आज जो मेरा यहां पर आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरा प्रोत्साहन किया और भारतवर्ष के इतने बड़े 29 राज्यों के लोगों के सामने देवभूमि उत्तराखंड में जो काम हुआ है, उसके 1.25 करोड़ नागरिकों का अभिनंदन है, जनता का अभिनंदन है, जिसने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम 2022 के विधानसभा चुनाव में देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष गए और हमने ये वचन दिया,
मेरे मुंह से ही ये घोषणा हुई आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, कि नई सरकार का गठन होगा तो हम सबसे पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कानून बनाएंगे भाइयों बहनों। और इसके पीछे बहुत बार मेरे पत्रकार बंधु यहाँ बड़ी संख्या में है, मीडिया के लोग, वो बार बार मुझसे पूछते थे कि उत्तराखंड में ही जो है ये समान नागरिक संहिता लाने की आवश्यकता क्या पड़ी। भाइयों बहनों, देश की आजादी के बाद देश का संकल्प था, देश की प्रतीक्षा थी, देश का जब संविधान बन रहा था, संविधान के अनुच्छेद 44 में भी इसका प्रावधान किया गया है कि राज्य समान नागरिक संहिता को लागू कर सकते हैं। भारत का सुप्रीम कोर्ट ने अनेक बार बहुत सारे प्रकरणों में राज्यों को निर्देश दिए हैं कि समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। भाइयों बहनों, हमने देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने अभी पूज्य हरिगिरी जी बोल रहे थे, हमारे अखाड़ा परिषद के रविंद्रपुरी जी बोल रहे थे, कैलासानंद जी ने तो सबको थोड़ी देर के लिए बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट जो होता है वो स्थिति यहां पर पैदा कर दी। तो हमने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड गंगा का प्रदेश है, यहां से मां गंगा निकलती है। उत्तराखंड यमुना का प्रदेश है, उत्तराखंड 4 धामों का प्रदेश है। उत्तराखंड में जहां केदारखंड है वहीं उत्तराखंड में मानस खंड है, आदि कैलाश है, भगवान महादेव का स्थान है। उत्तराखंड वनों से आच्छादित है, उत्तराखंड नदियों से आच्छादित है, उत्तराखंड देवों से आच्छादित है और उत्तराखंड हमारे पूज्य संत गणों से भी आच्छादित है। और देवभूमि के प्रत्येक घर से कोई सेना में है, कोई है अर्धसैनिक बलों में। देश के 29 राज्यों के लोग। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई है और उसी के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यहां गंगा पूजन भी किया और इस शुभ अवसर पर उनका पूरा परिवार वहां मौजूद रहा। आपको बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को महाकुंभ पहुंचे थे। सीएम ने महाकुंभ को आस्था का महासंगम बताया। सीएम धामी ने कहा कि वो सौभाग्यशाली हैं कि वो इस महाकुंभ में पहुंचे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि ये महाकुंभ हमारे कार्यकाल में हुआ है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम मां गंगा से प्रार्थना करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश निरंतर समृद्धि और प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ता रहे। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी महाकुंभ के भव्य आयोजन के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि महाकुंभ हमारा धार्मिक महापर्व है। इसमें स्नान करना अपने आप में बहुत बड़ा धर्म का काम है। यहाँ आकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। उनके लिए ये सौभाग्य की बात है कि उन्हें भी यहाँ आस्था की डुबकी लगाने का अवसर मिला है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में होने वाली 4 धाम यात्रा को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। जी हां, प्रशासन ने इस बार यात्रा के लिए 24 घंटे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर खोलने का निर्णय लिया है। इसमें यात्री आराम से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेगा। विश्व प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा करने वाले यात्री शुरुआती 15 दिनों में रजिस्ट्रेशन काउंटरों पर 24 घंटे पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण को लेकर प्रशासन का कहना है कि स्थिति सामान्य होने पर पंजीकरण के समय को बदलकर सुबह 8 से
रात 11 तक किया जा सकता है। आपको बता दें कि हर साल लाखों की संख्या में भक्त चार धाम यात्रा में शामिल होते हैं और इस साल चार धाम यात्रा 29 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, जो कि परंपरागत रूप से यमुनोत्री से शुरू होकर बद्रीनाथ में खत्म होती है। और चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको मास्टर प्लान बताते हैं। आपको बता दें कि 29 अप्रैल से चार धाम यात्रा शुरू होने जा रही है। आपको ये भी बता दें कि प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। तैयारियों में यातायात निदेशालय जुटा हुआ है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बनने से यात्रियों की संख्या और भी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि सुविधा बढ़ेगी तो संख्या भी बढ़ेगी। दिल्ली से आने वाले यातायात को लेकर खास तैयारी चल रही है। आपको ये बता दें कि 189 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का शुभारंभ होगा। एक्सप्रेसवे का काम लगभग पूरा हो चुका है। 4 चरणों में एक्सप्रेसवे का शुभारंभ होगा, इसकी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि पहले चरण में दिल्ली ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जंक्शन तक, वही लगभग 14 किलोमीटर एक्सप्रेसवे की शुरुआत होगी। और साथ ही साथ फरवरी से पहले चरण की शुरुआत होगी। 4 चरणों में इसकी शुरुआत होगी। पहले चरण की शुरुआत फरवरी से होगी। दूसरे चरण में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जंक्शन सहारनपुर और दूसरे चरण में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जंक्शन सहारनपुर तक। तो ये दूसरे की बात है। हालांकि इस दौरान जो किलोमीटर है करीब 136 किलोमीटर एक्सप्रेसवे की मई में शुरुआत होगी। तीसरे चरण की अगर हम बात करें तो तीसरे चरण में सहारनपुर से गणेशपुर तक इसकी शुभारंभ होगी। वही अगर चौथे चरण की बात करें तो चौथे चरण में गणेशपुर देहरादून तक इसकी शुरुआत होगी, यानी कि गणेशपुर से लेकर देहरादून तक 4 चरणों में शुरुआत होने जा रही है। चौथे चरण की फरवरी में शुरुआत होगी, यानी कि आपको जानकारी दे दें कि पहले चरण और चौथे चरण की शुरुआत एक साथ होगी और दूसरे और तीसरे की शुरुआत एक साथ होगी। तो कुछ इस तरीके से सरकार की तरफ से इसको लेकर प्लान बनाया गया है। और अब आगे बढ़ते हैं। राजधानी देहरादून के दून विश्वविद्यालय में जल्द ही मेगा स्टार्टअप समिट का आयोजन किया जाना है। 11 और 12 फरवरी को इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आपको जानकारी दे दें कि इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे, जिसको लेकर दून विश्वविद्यालय के प्रोफेसर दीपक कुमार ने बताया है कि उच्च शिक्षा विभाग इस समिट का आयोजन कर रहा है, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप विकसित करने के बारे में चर्चा की जाएगी। 2 दिनों तक लगातार शिक्षाविद प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से उस पर काम किया जा सकता है उसको लेकर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि विश्वविद्यालय ने 60 प्रोडक्ट भी बनाया है, जिसकी स्टॉल लगाई जाएगी, जिसके पेटेंट को लेकर भी चर्चा की जाएगी। से बढ़ावा दें, उसका जो प्रयास 1 सालों में किया गया और विभिन्न संस्थाओं में छात्रों द्वारा जो प्रोडक्ट्स बनाए गए, करीब 60 से ज़्यादा प्रोडक्ट बच्चों ने विगत 1 साल में तैयार किए हैं। उन प्रोडक्ट्स का एक डिस्प्ले उनके स्टॉल्स के माध्यम से, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कल किया जाएगा स्टॉल पे। और उसके साथ ही विगत 1 वर्षों में ही 7 पेटेंट जो है हमारे कॉलेजेस के बच्चों के द्वारा फाइल किए गए हैं, और जिसमें से 1 पेटेंट स्वीकृत भी हो गया है, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है हमारे पूरे हायर एजुकेशन इकोसिस्टम के लिए। और निरंतर और भी इस तरह के पेटेंट्स और ट्रेडमार्किंग की प्रक्रिया जारी है। साथ ही साथ इसमें जो अभी देवभूमि उद्यमिता योजना के तहत जो टीचर्स की ट्रेनिंग की जाती है, करीब 185 से ज़्यादा टीचर्स की ट्रेनिंग हो गई है। हमारे छात्रों को 2 दिवसीय बूट कैंप और 12 दिवसीय EDPs के माध्यम से उनको उद्यमिता की ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। उसी ट्रेनिंग के बाद उनके आइडियाज़ को कैसे बिजनेस एंटरप्राइज में कन्वर्ट करना है, और वो बिजनेस एंटरप्राइजेस जो कन्वर्ट हुए हैं विगत 1 सालों में, उन बिजनेस एंटरप्राइजेस को लेकर के पूरा डिस्प्ले है। और हमारे कुछ कॉलेजेस को
सेक्टोरल जो इंडस्ट्रियल या एंटरप्राइज डेवलपमेंट के लिए जो सेक्टोरल उनके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए गए हैं 10, उन 10 सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस को विभाग के द्वारा 5 लाख रुपए का उनको सहायता दी गई है, जिसको कि उद्देश्य ये है कि वो सेक्टोरल एंटरप्राइज एक्टिविटीज को प्रमोट करें और डिफरेंट एक्टिविटी एक हब के रूप में काम करें, और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म उद्देश्य है कि वो एक इंक्यूबेशन सेंटर के रूप में डेवलप हो, और उसमें से प्रक्रिया गतिमान है। 7 जो हमारे इन 10 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में से 7 ने इंक्यूबेशन सेंटर के लिए भी अप्लाई किया है, जिसमें कि वो अंतिम चरण में है। शीघ्र ही आपको उसकी भी सूचना दे देंगे कि कितने हमारे कॉलेजेस को इंक्यूबेशन सेंटर के रूप में भी जो है हमारे उद्योग विभाग से एक ग्रांट मिल रही है। तो एक पूरा इकोसिस्टम कैसे कन्वर्ट करना है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात मसूरी की करते हैं। मसूरी में DLF फाउंडेशन ने महिला सशक्तिकरण के तहत एक अहम पहल की शुरुआत की है। मसूरी नगर पालिका की वार्ड नंबर 13 की सभासद तस्वीर कौर के माध्यम से महिला समूहों को दोना पत्तल बनाने की मशीन और कच्चा माल प्रदान किया गया है। इस कार्यक्रम से मसूरी नगर पालिका की अध्यक्ष मीरा सकलानी और DLF फाउंडेशन के जनरल मैनेजर कर्नल अनिल थापा ने महिलाओं को आधुनिक सिलाई मशीनें भेंट की है। इस दौरान मसूरी की नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा है कि DLF फाउंडेशन महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है। आपको जानकारी दे दें कि महिलाओं के बनाए गए उत्पादों को बेची जाने के लिए मसूरी में एक मार्केट सेंटर खोला जाएगा। वहीं कर्नल थापा ने इस परियोजना की सफलता पर आगे मदद देने का भी वादा किया है। उन्होंने कहा है कि इससे महिलाओं को स्वरोजगार मिलेगा, जो उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। ये पहल न केवल महिलाओं के आर्थिक उत्थान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि मसूरी में महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। हमारे चुनाव हो चुके और जीतकर मैं अपने बाद में फिर से महिलाओं के सहयोग से आई और मैंने इस बारे में बहुत सोचा स्वरोजगार के बारे में। तो आज हमने जो हमारे DLF ट्रस्ट के माध्यम से हम लोगों ने यहाँ महिलाओं को मशीन दी है, दोना बनाने की मशीन, सिलाई मशीन, स्वेटर मशीन, जिससे कि महिलाएं जो है स्वावलंबी हो सकें और अपने आप घर में बैठ के काम कर सकें और पैसा कमा सकें। क्योंकि हमारी यही सोच है कि महिलाएं किस प्रकार से स्वावलंबी बने और वो अपने घर में बैठकर आजीविका कमा सकें। तो इस बारे में आज हम बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ DLF का जो ट्रस्ट है उनका, कि उन्होंने महिलाओं को जितनी मशीनें यहाँ पर भेंट करी, क्योंकि डिस्पेंसरी जो हमारी पूर्व में तोड़ दी गई है, हम कोशिश करेंगे कि डिस्पेंसरी दोबारा से बने, सेंट मैरी हॉस्पिटल दोबारा से खुले, क्योंकि यहाँ से कई महिलाओं की शिकायत आई कि हमारे इस एरिया में, लाइब्रेरी एरिया में कोई भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आसपास के क्षेत्र के जितने ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ से लोग आते हैं, उनको सिविल हॉस्पिटल बहुत दूर पड़ता है। तो यहाँ पर भी एक डिस्पेंसरी खुलनी चाहिए और हमने रिक्वेस्ट करी है DLF से, क्योंकि नगर पालिका डॉक्टर वगैरह नहीं रख सकती, तो हमने DLF के जितने भी हमारे यहाँ पर आए हैं कर्नल साहब, उनसे रिक्वेस्ट करिए कि आप यहाँ पर ज़रूर किसी NGO के द्वारा या जैसे भी यहाँ पर एक स्वास्थ्य केंद्र खोलें और हमारी मदद करें, जिससे कि यहाँ पर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। वुमेन एम्पावरमेंट यानी नारी सशक्तिकरण के लिए इस समय हम कार्य कर रहे हैं। उसके उपलक्ष्य में आज हमने लगभग 100 नारियों को रोज़गार दिलाने के अवसर प्राप्त करा रहे हैं। उसमें हम इनको दोना पेपर प्लेट मेकिंग मशीन और पिको मशीन, 6-7 सिलाई मशीन और उसके अलावा ऊन से बनियान बुनने वाला निटिंग मशीन दे रहे हैं, और साथ ही साथ इनके टीचर और ट्रेनिंग का भी हमने व्यवस्था किया है। और उसके साथ हमने इनको जो है रॉ मटेरियल भी दिया ताकि ये काम शुरू कर सके। और इनको हमने ये भी बोला है कि आगे चल के अगर इनको कोई भी परेशानी आती है या किसी भी प्रकार का इनको मदद चाहिए तो हम उनके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे और करेंगे। और इसके अलावा अभी हम खतीव के आगे भी जो है लगभग 100 महिलाओं को हम मशरूम फार्मिंग में मदद देने जा रहे हैं, जिसका कार्यक्रम इस महीने के आखिरी हफ्ते में होगा। और मसूरी में अभी हमने 6 विधवाओं को जो है रिसेटल किया, उन्होंने दोना मेकिंग बनाना शुरू किया और उनका अभी आमदनी भी आना शुरू। मार्केटिंग हमारा बहुत बड़ा इशू है, ये चीज़ हमने बहुत विस्तार से डिस्कस किया है और हमने बोला है कि हम भी उनको मदद करेंगे।
और अब आगे बढ़ते हुए बात नई टिहरी की करेंगे। नई टिहरी कलेक्ट्रेट सभागार में जनता दरबार आयोजित किया गया है, जहां पर सभी बड़े अधिकारीगण मौजूद रहे हैं। इस दौरान जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि कई जन शिकायतें प्राप्त हुई। जब तक शिकायतकर्ता हमारे पास शिकायत लेकर आते रहेंगे, तब तक हम जन शिकायतें सुनते रहेंगे। इससे पहले कुछ शिकायतें पोर्टल को लेकर, तो वही कुछ शिकायतें जनता शिविर को लेकर आई है, जिसका रिव्यू किया गया है। और वही इस बार कुछ शिकायतें पानी जो पीने का है उसको लेकर और आपदा से संबंधित शिकायतें भी यहाँ पर आई है, जिसका जल्द ही निपटारा किया जाएगा। यानी जो हमारे पोर्टल है सीपी ग्राम शादी, उसका रिव्यू भी किया गया है। और जो पूर्व में तहसील दिवस और जनता शिविर आयोजित किए गए, उसमें भी जो शिकायतें हमने ऑनलाइन चढ़ाई थी, उनका भी रिव्यू किया गया है। इसके साथ ही आज जन सुनवाई में जो शिकायतें आई हैं, उसमें कुछ शिकायतें ऐसी थी जो मौके पर ही निस्तारित की गई हैं, और कुछ पुनर्वास से संबंधित या आपदा से संबंधित शिकायतें थी, जिनके लिए आगे जाँच करने के लिए टीम को भेजा गया है। किसी स्टाफ को लगाए उससे पूछ लेंगे। जैसे मैंने आज सभी को एक ऑप्शन दिया। और उत्तराखंड में जल्द ही फायर सीजन की शुरुआत होने जा रही है, जिससे उत्तराखंड वासियों को हर साल काफी नुकसान झेलना पड़ता है। लेकिन इस बार फायर सीजन से निपटने के लिए विभाग ने अपनी तैयारियां और भी दुरुस्त कर ली है। 15 फरवरी से शुरू हो रहे फायर सीजन के दौरान सभी प्रमुख वन संरक्षक और APCF रैंक के सभी बड़े अफसर फील्ड में मोर्चा संभालेंगे। इन सभी अफसरों को जिलावार जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। जन सहयोग और जन भागीदारी के जरिए वन अग्नि की चुनौती से निपटने का प्लान तैयार किया गया है। फायर सीजन के दौरान फायर वॉचर और साथ ही साथ स्वयं सेवकों समेत करीब 10,000 लोगों की फौज लगाई जाएगी। उधर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व के बफर जोन में भी स्थित लैंसडाउन डिवीजन भी फायर सीजन को लेकर अलर्ट मोड पर आ गया है। उसके अलावा सारी रेंजेस में बीट स्तर पे और सेक्शन स्तर पे हम लोग गोष्ठियाँ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पर भी संवेदनशील इलाके हैं, वहाँ पर विलेजर्स को फॉरेस्ट फायर के रिगार्डिंग सारी सूचनाएं दी जा रही हैं, और उनको हम उन्होंने अपने नंबर्स भी शेयर कर रहे हैं कि कभी भी ऐसी कोई घटना होती है तो तुरंत स्टाफ को अलर्ट करें, और ताकि फॉरेस्ट फायर पे काबू पाया जा सके। तो अभी यही हमारी तैयारियां हैं। और अब खबर खटीमा से है, जहां पर नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी ने अपने पहले दिन ही शहर में विकास कार्यों की शुरुआत कर दी है। उनका उद्देश्य खटीमा को सुंदर और स्वच्छ बनाना है, जिसके तहत सभी काम पूरी टीम के सहयोग से किए जाएंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सपनों को साकार करने का संकल्प लिया है, और इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रयासों से खटीमा में पैचवर्क का काम भी शुरू हो गया है, जो कि लोगों की बड़ी समस्या थी। इसके अलावा शहर में लाइटों की व्यवस्था को सुधारने के लिए स्काई लिफ्ट मशीन और नाले की सफाई करने वाली मशीनों का अनावरण किया गया है। शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने की ही है, क्योंकि नगर पालिका का जो काम है वो खटीमा शहर को बिल्कुल सुंदर और स्वच्छ बनाने का है। और इसके अंतर्गत जितने भी काम होंगे वो सारे के सारे काम हम सब पूरा बोर्ड जो हमारा है मिलजुल के प्रयास करेगा, क्योंकि हमने ये शहर मुख्यमंत्री जी के सपनों का शहर बनाना है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खटीमा को जो वचन दिया है उसको पूरा करने के लिए वो तत्पर है कि खटीमा के विकास की गारंटी माननीय मुख्यमंत्री जी की है। तो हम सब लोग मिलजुल के, हम तो एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में यहाँ बैठे हैं और काम कर रहे हैं, जो भी संभव होगा इस खटीमा के विकास के लिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा खटीमा के विकास का संकल्प भी लिया गया है और पहले से भी वो विकास खटीमा का करते हुए आए हैं। तो ये जो बीच में एक ठहराव सा आ गया था किसी वजह से, तो उस ठहराव को दूर करते हुए आप देख भी रहे होंगे लगातार विकास के काम शहर में हो रहे हैं। जो पेच वर्क का काम था, एक खटीमा के लोगों की बहुत बड़ी समस्या थी खटीमा से मझोला मार्ग में, वो हमने कल स्टार्ट करवा दिया माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से। और कई अन्य जो सड़कें हैं, जैसे सितारगंज मार्ग को भी हम चौड़ीकरण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने अनुरोध किया है, और शायद यथाशीघ्र उसमें भी काम आरंभ होने की उम्मीद है। और जो सड़कें खटीमा नगर पालिका के अंतर्गत आ रही हैं, जो जिन हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से 100 किलोमीटर सड़कों की मांग करी है कि कम से कम 100 किलोमीटर सड़कें
जो डामरीकृत होनी है, जिनका गड्ढे हो गए हैं सड़कों में, उनको सही करने के लिए, और कम से कम 100 किलोमीटर सड़कें और जो सीसी और टाइल्स रोड के रूप में बनानी है, उन पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि वो इन सब पे हमारा सहयोग करेंगे, क्योंकि खटीमा उनका अपना शहर है और हम सब उनके इस शहर में काम करने के लिए आए हैं। हमारा पूरा बोर्ड ने प्रतिज्ञा करी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जो भी आदेश निर्देश होंगे, हम सब लोग मिलजुल के उसमें पालन करेंगे और खटीमा को सुंदर और स्वच्छ बनाने का जो प्रण हम सब लोगों ने लिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है, वो पूरा करके हम लोग दिखाएंगे। पहले बता लीजिए मैं न्यूज वाला। और बागेश्वर के कोस्तानी चाय बागान बोर्ड लगातार लोबांच के काश्तकारों की चाय बागानों की जमीन को वापस ले रहा है। साथ ही काश्तकारों की संख्या और काम के दिनों में भी काफ़ी कमी आ रही है। काम के जो दिन हैं वो कम होते जा रहे हैं, जिसको लेकर काश्तकारों में काफ़ी चिंता का माहौल है। कौसानी चाय बागान के काश्तकारों को पहले 28 दिन काम मिलता था, लेकिन अब 13 दिनों में ही ये सिमट कर रह गया है, जिससे काश्तकारों के लिए एक बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। काश्तकारों का कहना है कि वो रोजगार छिनने के कारण पलायन को मजबूर हैं और इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार से फरियाद लगाते हुए चाय बागान में फिर से रोजगार के अवसर बढ़ाए जाने की अपील की है। पहले तो काम करते थे, अब पहले सही था, अब काम करते तो अब दिन काट रहे हैं। पहले पूरे 28 दिन का ना मिलता था, अब तो 13 दिन के बोल रहे हैं देने के लिए। अब 13 दिन में क्या होगा? ज़मीन तो हमारी ही है, अपनी है ज़मीन। सरकार से हम कहना चाहते हैं कि हमारा जब 13 दिन चलेंगे तो उसमें घर कैसे चलेगा, तो आगे वो बढ़ाए करके। हमारे बीच कोई नहीं आया, ऐसे ही दे दिए उन्होंने, अभी तो कुछ नहीं आए, बताया नहीं उन्होंने वहाँ से। परेशानी तो ये है कि ये हम इसमें इसी पर रोजगार निर्भर हैं। चाय बोर्ड ने ये कहा था कि 208 हेक्टेयर जो कौसानी क्षेत्र है, शुरू में जो चाय लगी है, उसको हम ये मॉडल की तरह मतलब इसको विकसित करेंगे। ये वापस ही कर रहे हैं, वापस सौंपे जा रहे हैं, जो कि हमारा एग्रीमेंट तहसील द्वारा हुआ है रजिस्ट्रार के वहाँ। ये अपने उससे यहाँ वो एग्रीमेंट वहाँ से निरस्त नहीं करवा रहे हैं। ना ये गुप्त तरीके से काम है, काश्तकारों को तो बुलाया ही नहीं गया। स्थिति क्या है, पलायन की और जाने की स्थिति है। जो रोजगार मिला था वो हमारा छीना जा रहा है। सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि और इसी के साथ अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।